ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली कुछ क्लासेस में जो टॉपिक हमारा चल रहा था, आई होप वी हैव स्टार्टेड विद व्हाई डू वी फॉल इन। हमने जो टॉपिक पिछली क्लास में स्टार्ट किया था दैट वाज हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने पिछली क्लास में आपसे बात की थी किसकी? हेल्थ की। और मैंने आपसे कहा था हेल्थ को WHO, हेल्थ को आम जबान में जो सेहत है, हम इसको इस तरह समझते हैं शायद कि आप अगर फिजिकली फिट है, आप देखने में तंदुरुस्त है, तो आप हेल्दी हैं। लेकिन WHO के हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई है, एक ऐसी it is defined as a state of complete physical, mental and social well-being। अगर हर एतबार से आप सेहतमंद हैं, चाहे वो मेंटल फिटनेस हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे सोशल फिटनेस हो, हर एतबार से आप हेल्दी हैं, मतलब हर एतबार से आप हेल्दी हैं तो ही आप हेल्दी कहलाएंगे। अगर हो सकता है फिजिकली फिटनेस तो है आपके अंदर, लेकिन आप मेंटली इल हैं, मेंटल इलनेस आपको है, सोशल इलनेस है, तो इसका मतलब यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हेल्दी होने के लिए, फिजिकल हेल्थ होने के लिए भी हम में से ज्यादातर लोग इस डेफिनेशन में फिट नहीं होते। इसकी एक वजह है द एयर विच वी आर इनहेलिंग इज नॉट प्योर, द फूड विच वी आर कंज्यूमिंग इज नॉट प्योर, द वाटर विच वी आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर। आपको मालूम है दिल्ली की अगर मैं बात आपको बताऊं, दिल्ली में बहुत सारे सब्जी मंडी में जो सब्जी की जो सप्लाई है वो ज्यादातर NCR के गांव, दिल्ली और NCR के गांव से आती है। और जहां पर ज्यादातर अमूमन जो है वो इरिगेशन के लिए कौन सा पानी यूज होता है? यमुना का, यमुना रिवर का पानी। और यमुना रिवर का जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा कंटामिनेंट्स हैं, केमिकल कंटामिनेंट्स हैं, और वो जब उससे इरिगेशन होगा तो जाहिर है वो पानी, उस पानी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो वेजिटेबल्स में और फ्रूट जो आप और हम कंज्यूम करेंगे उसके अंदर शामिल होंगे। तो इसके अलावा हवा की क्वालिटी खराब है और एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो उसकी वजह से सांस की बीमारियां लोगों को हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो खाने की वजह से, पीने की वजह से और हवा की वजह से बीमारियां हैं। तो हम बात कर रहे थे हेल्थ की। तो आप सबसे पहले हेल्थ मैंने आपको डिफाइन किया, एक ऐसी स्टेट जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब होता है? क्या कहना? मैंने आपसे ये कहा था कि आप फिजिकली फिट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल फिटनेस तो है, लेकिन आपको मेंटल इलनेस है, आपके अंदर फोबिया समझते हो? यू आर हैविंग सम टाइम ऑफ फोबियाज, जैसे एग्जामिनेशन फोबिया है या कोई और फोबिया आपके अंदर है, तो आपके अंदर मेंटल इलनेस की ये एक किस्म है कि आपके अंदर इसी टाइप का फोबिया है। कुछ लोगों को होता है एग्जामिनेशन फोबिया होता है, जीनोफोबिया होता है, बहुत सारे टाइप के फोबियाज होते हैं। तो वो फोबिया जो है काफी हद तक मेंटल इलनेस में शामिल होते हैं। देन आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बिहेवियर है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत स्ट्रेसफुल है, जिसकी वजह से आपके अंदर कई टाइप की मेंटल इलनेस हो सकती है। तनाव, जहनी सुकून, जहनी तनाव की वजह से भी आप मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। और सोशल इलनेस यूसुफ किसे कहते हैं? सोशल इलनेस का मतलब होता है एक एस्पर्जर सिंड्रोम का नाम सुना है? कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोशल इल होते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, वो अलग हटके रहना चाहते हैं, वो आइसोलेट होना चाहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर भी देखा होगा आपने, उन बच्चों को दूसरे सोसाइटी में मिलने से, लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। एक नाम सुना, ऑटिज्म है, एस्पर्जर सिंड्रोम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे कोई बात करे तो वो सर झुका लेते हैं और वो बात नहीं करते और अपनी आंखें भी बंद कर देते हैं कि डोंट। तो इसका मतलब द चाइल्ड इज हैविंग सम काइंड ऑफ डिजीज। तो इसी तरह से
हर टाइप के अंदर, हर टाइप की आपकी फिटनेस आपके अंदर मौजूद है तो आप हेल्दी कहलाएंगे। अब आते हैं बच्चों डिजीजेस की बात कर रहे हैं। डिजीजेस की कैटेगराइजेशन, डिसीज दो वर्ड से मिलकर बना है। डिसीज एक स्टेट ऑफ डिस्कंफर्ट, आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने में आपको दुश्वारी हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपको चलने में परेशानी है, आपको बात करने में दिक्कत है, आपको खाना खाने में दिक्कत है, आपको यूरिनेशन में दिक्कत है, आपके जिस्म के फंक्शंस में आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब आप एक डिस्कंफर्ट स्टेट में, आपकी फंक्शनिंग बॉडी में दुश्वार हो रही है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आप पानी पी रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर खाना जब हजम हो रहा है तो उसमें तकलीफ आपको हो रही है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें तकलीफ है, आपको घुटनों की दिक्कत है। आपने नाम सुना होगा यूरिक एसिड। कुछ लोगों के अंदर, आपके फादर हैं, आपकी मदर है, अगर उनको यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए तो उनको जॉइंट्स में दर्द होगा, तो वो एक स्टेट ऑफ डिसीज है। डिजीजेस बहुत सारे टाइप की होती हैं। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो हमने आपको बताया था डिजीजेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक्यूट और क्रॉनिक। क्या फर्क है दोनों में? शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो डिजीज आपकी बॉडी में कन्फाइंड होती है उसको एक्यूट। मान लीजिए आपने बाहर से कोई बाहर खुली हुई चीज खा ली, मोमोज खा ली, बाहर की खुले हुआ चीज, बाहर खुला हुआ फूड आपने कंज्यूम कर लिया, बाहर की जो पानी पूरी होता है, पानी पूरी समझते हैं? जो गोल गप्पा होता है उसमें जो पानी होता है वो पानी बहुत अनहाइजीनिक तरीके से तैयार किया जाता है। अगर उसमें एशेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, अगर उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी वाला बैक्टीरिया है, अगर उसके अंदर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, तो मुमकिन है कि आपकी बॉडी में उसके कंज्यूम करने के बाद आपको बुखार आ जाए, आपको डायरिया स्टार्ट हो जाए, लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, तो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग होगी। फूड पॉइजनिंग आपको स्टार्ट हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। तो डायरिया किस टाइप की डिजीज है? एक्यूट है। आपको 1 दिन 2 दिन तक परेशानी हो सकती है, फिर आप ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक हो जाएगा। आपको टाइफाइड है, वो भी एक्यूट डिजीज है। आपको कॉमन कोल्ड जुकाम हो गया, वो एक्यूट डिजीज है। तो जो डिजीजेस आपकी बॉडी में कम वक्फे के लिए रहती हैं और आपको उनसे तकलीफ तो होती है लेकिन बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं, जुकाम हो गया जल्दी ठीक हो जाएगा, डायरिया हो गया ठीक हो जाएगा, तो ये जो भी डिजीज हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपके जिस्म में रहती हैं वो एक्यूट डिजीज होती है। एक नाम सुना है रिंगवर्म? रिंगवर्म जिसको हिंदी में कहते हैं दाग, सर्कुलर पैच बन जाता है स्किन पर, बालों में हो सकता है, नेक पे हो सकता है, आपके जिस्म पर, आपकी स्किन के ऊपर सर्कुलर इन्फेक्शन जिसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है, वो पार्ट रेड हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिंगवर्म। ये एक्यूट होगा या क्रॉनिक? एक्यूट। एक्यूट नेचर की ये डिसीज होती है। अच्छा, वो होती है, एक होती है क्रॉनिक। देखें, क्रॉनिक का मतलब होता है एक ऐसी डिजीज जो आपके जिस्म में बहुत ज्यादा वक्फे के लिए रहे और उसकी वजह से कई बार आपका कोई ऑर्गन खराब हो जाए तो उस डिजीज को क्या कहेंगे? क्रॉनिक। कभी कभार ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे भी पहुंच जाती है। जैसे एक बीमारी है जिसका नाम आप जानते होंगे, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो क्रॉनिक है। एक नाम सुना होगा कैंसर। कैंसर एक नाम सुना होगा आपने। कैंसर के अलावा एक नाम सुना होगा एड्स, हेपेटाइटिस, इसके अलावा डायबिटीज। ये सारी क्रॉनिक डिजीज हैं, एक पर्सन में बहुत ज्यादा वक्त तक रहती हैं। और आप जैसे देखते हैं डायबिटीज बड़ी कॉमन आप लोग देखते हैं लोगों में परेशानी है, तो क्रॉनिक डिजीज है डायबिटीज, क्योंकि एक पर्सन के अंदर कई सालों तक वो होती है। उसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से आपने देखा होगा कुछ लोगों के किडनी खराब हो जाती है, आंखों का विजन चला जाता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, वजन घटना शुरू हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, किडनी खराब होने के साथ साथ हार्ट में दिक्कत आने लगती है। इधर देखें, उसके वजह से कभी कभार यहां पर ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से होता है पैरालिटिक अटैक, पैरालाइसिस हो सकता है। अगर पैरालाइसिस हुआ, पैरालाइज हो सकता है, फेशियल ड्रूपिंग हो जाए,
एक साइड का फेस लटक जाए, बोलने में परेशानी हो, एक हाथ मूव करने में परेशानी हो, तो ये सारी कंडीशन आ सकती है। किसकी वजह से? क्रॉनिक डिजीज। ये क्रॉनिक डिजीज है, कौन सी? डायबिटीज। बात समझ आ रही है बच्चों? इसके अलावा ये तो ड्यूरेशन के बेसिस पे मैंने बताया आपको, कुछ एक्यूट है, कुछ क्रॉनिक है। आगे सुने बच्चों, एक डिजीज होती है कौन सी? कौन सी? कंजेनाइटल। कंजेनाइटल एक ऐसी डिजीज को कहते हैं जो किसी इंसान में बाय बर्थ होती है। किसी बच्चे के अंदर बाय बर्थ को जो बीमारी है उसको कहते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिजीज। देखें बच्चों, आपने सुना है कभी कभार डॉक्टर्स कहते हैं, आपने सुना होगा एक बेबी है, उसकी जब बर्थ हुई, बर्थ के टाइम पे डॉक्टर ने बताया इस बच्चे के हार्ट में होल है। There are some children who are born with a hole in the heart. जिन बच्चों के हार्ट में जन्म से पैदाइश के वक्त से हार्ट में होल होता है, ये डिफेक्ट बाय बर्थ है। ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं? कंजेनाइटल डिफेक्ट। समझ आ रही है बात? कंजेनाइटल डिफेक्ट जो बाय बर्थ होते हैं। और आपको पता है जिन बच्चों के हार्ट में होल होता है जन्म से, उसको कहते हैं, ऐसे बच्चे को ब्लू बेबी कहा जाता है। मेडिकल साइंसेस में ऐसे बेबी को क्या कहते हैं? ब्लू बेबी, जिस बच्चे के हार्ट के होल होता है। देन इधर देखें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, इधर देखो, हमारी आंखों में से एक नर्व होती है जो आपके ब्रेन को कनेक्ट करती है, जिसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व। कुछ बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनके अंदर वो नर्व पता नहीं कनेक्ट नहीं करेंगे। क्या होगा? अगर वो नर्व, आंखों से जो नर्व ब्रेन तक जाती है, अगर वो नर्व कनेक्टेड नहीं है किसी की, तो वो पर्सन देख नहीं सकता, ब्लाइंड होगा। बाय बर्थ वो बच्चा ब्लाइंड होगा। तो देखें, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके कान की जो एक नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व, जो ब्रेन तक जाती है, वो कनेक्ट नहीं होती। तो क्या होगा? वो म्यूट और डेफ होंगे, वो सुन नहीं पाएंगे और ना बोल पाएंगे। जो म्यूट होंगे वो, जो डेफ होंगे वो म्यूट भी होंगे। जी बेटा, आपने बचपन में, जब आप बचपन में नर्सरी में आपका एडमिशन हुआ था, आपको बचपन में आपकी टीचर ने साउंड सुनाई होंगी, ब, म, प, ड, ये वर्ड साउंड्स। जब आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हो और आपको उसकी आवाज सुनाई गई, साउंड्स, वर्ड्स की साउंड। तो जब आपने वर्ड की साउंड सुनी और उनके लिप मूवमेंट अपने टीचर के देखे, उसके बाद से आपने वही चीज करनी शुरू करी और आपकी वोकैबुलरी, आपकी जबान ठीक हुई, आपके अल्फाज, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हुआ। तो आपको जो बोलना आया ना, वो सुनने और लिप मूवमेंट की वजह से, दोनों के सिंक्रोनाइज एक्शन की वजह से आप और मैं बोल पाते हैं। लेकिन वो बच्चा जिसने जन्म से कुछ आवाज सुनी ही नहीं है, वो सिर्फ लिप मूवमेंट देख सकता है, उसको नहीं मालूम उसको आवाज कैसे निकालनी है, उसने आवाज ही सुनी नहीं। तो जो लोग डेफ होते हैं वो म्यूट भी होते हैं। तो वो बीमारियां किसी इंसान में जो जन्म से होती हैं उसको क्या कहते हैं? कंजेनाइटल डिफेक्ट। कुछ बच्चे ऐसे देखा होगा, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ भी नहीं। कुछ लोगों के अंदर आपने देखा जो एबनॉर्मल डिफेक्ट आपको नजर आते हैं, जो जन्म से होते हैं किसी इंसान में, उसको क्या कहते हैं बेटा? कंजेनाइटल डिफेक्ट। और इधर देखें, जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है वो बीमारियां जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हुई हैं। इधर देखो, दादा दादी से, नाना नानी से बच्चों में ट्रांसफर। एक नाम सुना होगा बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। एक नाम सुना होगा, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया। ये सारी वो बीमारियां हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होती हैं। इनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। देखें, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? क्या कहा? नहीं, हमारी आईज में जो कोन्स होते हैं, एक सेल्स होते हैं कोन्स, जिसमें हम कलर्स में फर्क कर पाते हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन के बीच में हम कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर
रेड वाला कोर मिसिंग है तो आपको लाल कलर नजर नहीं आएगा, रेड भी या तो ग्रीन या ब्लू नजर या कुछ कॉम्बिनेशन नजर आएगा, तो आपको कहा जाएगा यू आर रेड कलर ब्लाइंड पर्सन। समझ आ रही है बात? कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। कलर ब्लाइंड का मतलब है आपको एक कोई खास कलर नहीं नजर आ रहा तो उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। एक ऐसी बीमारी होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का मतलब होता है एक ऐसी डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट का जो ब्लड होता है ना अबनॉर्मल होता है। इधर देखें, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अबनॉर्मल है और उस बच्चे के जन्म से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं होती उसकी बॉडी का सारा ब्लड हर 3 महीने में चेंज होता है, पूरी बॉडी। इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। ये कौन सी डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर। पूरे जिस्म का ब्लड चेंज होता है। एक और बीमारी का नाम मैंने अभी बताया हीमोफीलिया। देखें ना, हीमोफीलिया, हल्का सा कट लगा, ब्लीडिंग होती है आपको और थोड़े वक्त के बाद ब्लड रुक जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया की बीमारी है उसके अंदर ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ब्लड निकलता ही रहता है। इसको कहते हैं ब्लीडर डिजीज। वो भी कौन सा टाइप की बीमारी है? जेनेटिक। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है वो बीमारियां जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनकी जनरेशन में, उनके बच्चों में पास ऑन होती हैं, उनकी बीमारी का नाम जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जबकि कंजेनाइटल का मतलब जो बाय बर्थ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक और के बारे में बताऊं, एक डिजीज होती है बेटा कम्युनिकेबल और एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। आपको नाम से अंदाजा हो रहा है, कम्युनिकेबल का मतलब है वो बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाए किसी एजेंसी के थ्रू, किसी चीज के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के थ्रू, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इधर देखें, मान लो मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन है, मैं यहां पर आके मैं स्नीज करता हूं, अपनी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज कर रहा हूं, वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आपके इंगेल कर दी, आपको लगे तो मेरा इन्फेक्शन आपको ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा देखें, मान लीजिए मेरे बालों में, मेरे स्काल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन है, मैंने कोम यूज किया, उसमें उसके स्पोर्स लग गए, उसी कोम को आपने यूज कर लिया, वो स्पोर्स आपके बालों में, आपके स्काल्प के ऊपर लग गए, आपको इन्फेक्शन लग गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो इन बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। कुछ बीमारियां सेक्सुअल कांटेक्ट से, कुछ इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से, कुछ इस्तेमाल किए हुए बर्तन से, कुछ इस्तेमाल की हुई चीजों से इस्तेमाल होते हैं। अब एक बात बताइए, बाजार में जूस की दुकानें होती हैं, जूस की दुकानें होती हैं। मान लीजिए मैं किसी जूस की दुकान पर गया, वहां जाकर मैं मान लो टीबी का पेशेंट हूं, टीबी का पेशेंट हूं, मैंने मुझे ग्लास में उसने जूस दिया और मैंने उस ग्लास में जूस कंज्यूम किया, मेरा सलाइवा उस पर ग्लास में लग गया। अब उस ग्लास से मैंने जूस पी लिया, उसके बाद वो ग्लास, ये लोग जूस वाले जो शॉप्स होती हैं ठीक से उसको वॉश नहीं करते। अब क्या होता है, उसी ग्लास में जिस पे मेरा इन्फेक्शन लग गया, एक हेल्दी इंसान वहां गया, नेक्स्ट कस्टमर, और उसी ग्लास में उसको भी जूस दिया गया, तो मुमकिन है कि मेरा जो इन्फेक्शन था वो दूसरे इंसान के कस्टमर की बॉडी में चला जाएगा और मेरी बीमारी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कुछ बीमारियां इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, जब आपको स्नीजिंग करते हो, जब आपको खांसी आती है, जब आपको स्नीजिंग आती है, जब उसकी वजह से वो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। कुछ इस्तेमाल की हुई चीजों से होती हैं, इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से होती हैं, इस्तेमाल किए हुए शूज सॉक्स से होती हैं, कुछ इस्तेमाल किए हुए सोप, जो आप टॉयलेट सोप यूज करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो वो बीमारियां, या इस्तेमाल किए हुए इन्फेक्टेड इंसान के टॉवल से, आपके घर में आपकी सिस्टर है, आपके भाई है, घर में कोई, उनको कोई स्किन का इन्फेक्शन लग गया, वो टॉवल यूज किया तो उसके फंगस में के स्पोर्स उस टॉवल में लगे, वही टॉवल आपने यूज कर लिया, तो वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? एक होता है तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से कुछ बीमारियां जो होती हैं, इधर देखो, एक इंसान से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं एनिमल्स के बाइट की वजह से। रैबिड एनिमल्स हो रहा है, रैबिड एनिमल्स, इधर देखो, आपको मालूम है डॉग, कोई आप बाहर से निकले,
और कोई अचानक एक डॉग जो है वायलेंट हो गया और आप पे हमला कर दिया और आपको काट लिया। हो सकता है मंकी ने काट लिया, हो सकता है बिल्ली ने काट लिया, हो सकता है चूहे ने काट लिया। तो इन एनिमल्स के माउथ में कोई इन्फेक्शियस वायरस इन्फेक्शन हो सकता है जो आपके जिस्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बीमारी जो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अलावा बच्चों एक नाम सुना होगा मलेरिया, एक नाम सुना होगा डेंगू। सुने? किससे होता है डेंगू? डेंगू होता किससे है बच्चों? Dengue is caused by dengue is caused by किससे होता है? फ्लैगी वायरस से होता है। लेकिन इस वायरस को हमारी बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है? मॉस्किटो। कौन सा? एडीज मॉस्किटो। जो ऑर्गेनिज्म एक इंसान से दूसरे इंसान में इंफेक्शन को ट्रांसफर कराता है उसको कहते हैं वेक्टर। वेक्टर। अगर मैंने पूछा होता है डेंगू का वेक्टर बताओ तो मॉस्किटो है। ये अगर मुझे डेंगू है तो और वही मॉस्किटो मुझे बाइट करके आप में से किसी को बाइट करता है तो मेरा वायरस उसने आपको ट्रांसफर कर दिया तो आपको भी डेंगू हो जाएगा। इसके अलावा एक नाम सुना होगा मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। इससे होता है लेकिन हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। उसका नाम क्या है? एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आपके जिस्म तक पहुंचाती है। अच्छा मेल क्यों नहीं? हाँ, वो हमारी बॉडी से ब्लड लेके हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं उसका इस्तेमाल करती है किस पर्पस के लिए? एग फॉर्म करने के लिए। इसलिए जब भी जो मॉस्किटो आपको बाइट करे समझ जाना वो फीमेल मॉस्किटो। बात समझ आ रही? तो फीमेल मॉस्किटो। खैर, तो मलेरिया जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, डेंगू कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। एक नाम सुना होगा बड़ा कॉमन, एड्स। एड्स इट इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से एड्स फैलता है। तीसरा, इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड एक हेल्दी पर्सन में डालने की वजह से। और हमारी बच्चियों में इधर देखो, जब आप नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग कराते हैं, अगर उसमें जो नीडल यूज हुई है उसकी वजह से, जो हमारे बच्चे लड़के सैलून्स में जाते हैं, शेविंग कराते हैं और उसमें वो ब्लेड जो वहां पर जो सैलून्स में इस्तेमाल होता है शेविंग के लिए जो ब्लेड इस्तेमाल होती है रेजर, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर्स में भी हो सकता है। इसके अलावा आजकल हमारी नई जो यंग जनरेशन है उनके अंदर एक नया शौक बच्चों को आया है, वो है टैटू। टैटू बनवाने के लिए नीडल इस्तेमाल होती है। अगर वो नीडल इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन आपको लग सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा HIV पॉजिटिव मदर है, एक इन्फेक्टेड मदर है, तो शी इज लाइकली टू हर पास हर वायरस, अपने बेबी को वो पास कर देती हैं। तो इस तरह से ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं। जो डिजीजेस एक इंसान से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। बात समझ आ गई? तो अगर एग्जाम में आया तो लिखोगे क्या? Those diseases which get transmitted from one person to another person through different agencies। कई सारे मीडियम की वजह से वो बीमारियां ट्रांसफर हो जाएं तो उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहेंगे। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब वो बीमारियां जो किसी इंसान की बॉडी में कन्फाइन होती हैं, वो दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो कहलाती है क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हमारे घर में किसी को, इधर देखें,
किसी को हमारे घर के अंदर हाइपर टेंशन की परेशानी है। हाइपर टेंशन का मतलब जब आम जबान में का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी कैंसर वाले पेशेंट के साथ बैठकर खाना खा लिया, पानी शेयर कर लिया, तो खाना खाने से, पानी पीने से, यानी वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो बीमारियां कौन सी कहलाएंगी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कैंसर ट्रांसफर नहीं होता, डायबिटीज ट्रांसफर नहीं होती है, आर्थराइटिस ट्रांसफर नहीं होती है, गाउट, GOUT, जिसको आम जबान में गठिया कहते हैं, जिसको आम जबान में गठिया या गाउट नहीं, बेटे ग्वाइटर समथिंग एल्स, ग्वाइटर भी ट्रांसफर नहीं होता। तो अगर इफ आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ डिजीज और वो आप मेरे साथ खाना शेयर कर लेते हैं, आप मेरे साथ पानी शेयर कर लेते हैं, आपको बीमारियां ट्रांसफर नहीं होती, तो वो कौन सी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल। टाइफाइड कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है? कम्युनिकेबल। टाइफाइड कम्युनिकेबल डिजीज। कॉलरा कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल। कैंसर, डायबिटीज, हेपेटाइटिस ट्रांसफरेबल, कम्युनिकेबल। हेपेटाइटिस वायरस होता है, हेपेटाइटिस के अलग अलग वायरसेस होते हैं और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी शामिल होता है। जैसे HIV वायरस होता है ना, ऐसे ही ये इन्फेक्शंस का वायरस होता है, हेपेटाइटिस वायरस, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज में शामिल किया जा सकता है। डेंगू कम्युनिकेबल, मलेरिया कम्युनिकेबल, कोविड कम्युनिकेबल। ठीक है जी। मलेरिया कैसे कम्युनिकेबल है? मलेरिया कैसे कम्युनिकेबल है? मैं एक इंसान हूं, मुझे मलेरिया हुआ है, मलेरिया है बहुत ज्यादा, हमारा मॉस्किटोज बहुत है, मुझे मलेरिया हो गया, मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद है, एक मॉस्किटो आया, फीमेल ने मेरा ब्लड लिया, इनको जाके फिर उसको भी उनको बाइट कर लिया, तो मेरी बॉडी से प्लाज्मोडियम को लेकर इनकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, तो इनको भी हो, इनसे इनको हो जाएगा, सब इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है मलेरिया 2 वर्ड से मिला, मैल एरिया, एयर। वर्ल्ड वॉर के टाइम में कई सारे सोल्जर्स, हजारों लोग सोल्जर्स मरे थे इसी बीमारी से, मलेरिया से। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, रोनाल्ड रॉस, उन्होंने इसकी लाइफ साइकिल को पहली बार एक्सप्लेन किया था कि ये मलेरिया होता कैसे, मलेरिया होता कैसे। ये बताएं, अगर आपके आसपास बहुत सारे मॉस्किटोज हैं और जिससे खतरा है कि मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं? What should be done? हमें क्या करना चाहिए इन दैट केस? उस जगह से हट जाए। उस जगह से हट जाए मतलब अगर आपके घर के आसपास मॉस्किटोज हैं तो उसकी वजह से आप अपना घर छोड़ देंगे। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, गंदगी नहीं हो रही, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां पे मॉस्किटोज ब्रीडिंग ज्यादा होती है। पानी को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आपका घर तालाब के पास है, आपके घर के पास तालाब है, और उसके क्या करें? ऐसा तो है नहीं हर वक्त, कहीं ना कहीं से तो मॉस्किटो आई जाए। अगर दवाई कौन सी? सर वो बाहर भी करते हैं ना, वो क्या कहते हैं? देखिए, एक फिश होती है जिसका नाम होता है गंबूजिया। कौन से फिश? गंबूजिया फिश डाल दो पानी में, उससे क्या होगा? वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। इसलिए जो पुरानी मुगल एरा की मस्जिद मॉस्क होती है, उसमें हौज होता है, हौज, जिसमें पानी में लोग, हौज के पानी से लोग वुजू करते हैं, तो उस हौज में भी आप ये वाली मछली डाल सकते हैं। कौन सी? गंबूजिया, GAMBUSIA, गंबूजिया। तो गंबूजिया फिश आप डाल सकते हैं ताकि मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो। और कुछ कर सकते हैं?
सर वो दवा चाहिए सर। आपके घर में अगर मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटो में घर में बचने के लिए कुछ करोगे? ऑल आउट लगाना। ऑल आउट, गुड नाइट, ये सब से बचना चाहिए। रीजन क्या है? इसकी जो फ्यूम्स होती हैं, इसमें एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है एलिथ्रीन, ALETHRIN। एलिथ्रीन नाम की ड्रग होती है जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है। इसकी फ्यूम्स के लगातार इनहेल करने से आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। जो घर में प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उसके ऊपर इसका मुज़र असरात होते हैं। जो आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी फ्यूम उनके लिए भी हार्मफुल हो सकती है। तो बेहतर है जहां तक हो सके इन केमिकल्स, फ्यूम्स का से बचना चाहिए। और इसके लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप घर में मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें, उससे आप मच्छर से बच सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर ये बात ये है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समझ आ गई। जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है वो कम्युनिकेबल है।